Hello students, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all on my YouTube channel. So students, in the previous lecture we have already learned about Henry's law. Henry's law में हमने किसकी बात की थी बेटा? Gases in liquid solution की. So we have already covered what happens when a gas is dissolved in liquid or how a gas can be dissolved in a liquid. Numericals भी हो गए, applications भी हो गई, limitations भी हो गई. अब स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे केसेस के बारे में बात करनी है जिसमें हम एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डालें. याद रहे हम इस चैप्टर में जो सॉलिड की बात करेंगे वो होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं आपको, आज फिर बताऊंगा. यहां सेकंड केस बनेगा बोथ वॉलेटाइल. रॉल्स लॉ के रिस्पेक्ट में जब भी आप कोई भी लिक्विड लेके चलेंगे तो वो लिक्विड हमेशा वॉलेटाइल ही होगा. यानी यहां पर भी लिक्विड हमारा क्या रहेगा बेटा? वॉलेटाइल. तो हेनरीज लॉ में गैस इन लिक्विड्स की बात हो गई. हेनरी के बाद रॉल्स ने भी अपना कुछ काम किया और रॉल्स ने कहा कि भाई मैं पानी में या किसी भी और लिक्विड में सॉलिड डाल के देखता हूं. सॉलिड ऐसा हो जो इवेपोरेट ना हो, जो वॉलेटाइल ना हो, जो वेपर्स ना बनाए. और लिक्विड इन लिक्विड की बात होगी तो दोनों ही वॉलेटाइल रहेंगे. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सॉलिड इन लिक्विड्स का, तो स्टूडेंट्स ऐड सम अमाउंट ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन वाटर. तो शुगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा आर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस और ये वॉलेटाइल नहीं है, यानी वेपर्स नहीं बनाएंगे. ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि आप अल्कोहल पानी में ऐड कर दीजिए तो अल्कोहल एंड वाटर बोथ आर वॉलेटाइल इन नेचर. सो यहां से क्या निकल कर आया? वॉलेटाइल कौन होते हैं बेटा? विच फॉर्म्स वेपर्स. नॉर्मल कंडीशन में जो वेपर बना लेगा वो भैया हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा. वॉलेटाइल सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, वॉलेटाइल सब्सटेंस एक लिक्विड भी हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे आपने नेफ्थलीन की बॉल्स रख के छोड़ दी कहीं पे, तो नेफ्थलीन एक ऐसा सॉलिड है जो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन बोलते हैं. तो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस सॉलिड से भी वेपर में कन्वर्ट हो जाना या लिक्विड से भी वेपर में कन्वर्ट हो जाना, जल्दी हो जाए देर से हो जाए वो अपनी अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे. फिलहाल वॉलेटाइल है तो भैया आप वेपराइज हो रहे हैं आसानी से. नॉन वॉलेटाइल इसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो वेपर्स ना बनाए. जो वेपर नहीं बनाएगा वो नॉन वॉलेटाइल रहेगा. जैसे शुगर वेपर्स नहीं बनाने की आसानी से, NaCl नहीं बनाएगा, तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो हो गए जिनके वेपर्स नहीं बनते. वॉलेटाइल वो जिनके वेपर्स बनते हैं. अब अगर वेपर्स बनते हैं बेटा तो गैसेस की एक प्रॉपर्टी है, हम सबने सीखा है कि गैसेस में प्रेशर होता है. सिलेंडर में प्रेशर है, टायर्स में प्रेशर है, एयर में प्रेशर है, कुछ ना कुछ हवा का दबाव है. कहीं ना कहीं हवा है, प्रेशर से बात करते हैं हम कि सिलेंडर में प्रेशर ज्यादा है मींस गैस ज्यादा है, प्रेशर कम है तो गैस कम है. डिओड्रेंट का कैन जब आप खरीद के लाते हैं तो उसमें प्रेस करने पे, पिस्टन को प्रेस करने पे प्रेशर बहुत तेजी से बाहर आता है. डिओड्रेंट में से गैस बहुत तेजी से निकलती है. लेकिन जैसे जैसे उसमें डिओड्रेंट की अमाउंट अंदर घटने लगती है वैसे वैसे ही प्रेशर भी घटने लगता है. तो यहां से हमें ये समझने की जरूरत है बेटा कि प्रेशर क्या है. अगर मैं फॉर्मूला वाइज जाऊं तो प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. लेकिन अब मुझे वेपर्स के फॉर्म में समझना है तो हमें एक छोटा सा डायग्राम समझना होगा. ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में बेटा हमने प्रेशर के मेजरमेंट के लिए एक मैनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है. क्या नाम बेटा इसका? मैनोमीटर. क्या भरा आपने इसके अंदर? मरकरी. फिल्ड विद मरकरी. काम क्या है इसका? टू मेजर वेपर प्रेशर. अब कॉमन सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमने सपोज कीजिए इस वेसल में आधा कोई लिक्विड भर दिया है, हाफ तक से हमने इसके अंदर ऐड कर दिया बेटा वाटर और टेम्परेचर रखा है फिक्स फिलहाल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि जनरली प्रैक्टिकल्स आप लेबोरेटरी में करेंगे
और लेबोरेटरी भी एक प्रकार का रूम ही है, और रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहां बेटा आप क्या देखेंगे, ये लीजिए मैंने इसके अंदर मरकरी भी फिल कर दिया, एक्सपेरिमेंट से पहले दोनों के लेवल रहेंगे बराबर। अभी मेरे पास H2O जो यहां पर है वो फिलहाल बेटा लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या होगा, जब आप थोड़ी देर बाद आएंगे आप देखेंगे या ऑब्जर्व करते रहेंगे कि धीरे धीरे H2O जो है लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है H2O के वेपर्स में, यानी यहां हो रहा है फिलहाल वेपराइजेशन, यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हैं। जग लीजिए, उसमें पानी आधा भरिए और उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे उसके अंदर पानी के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। एकदम से ऑब्जर्व नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा। कैसे, वो देखिए। अभी जब वेपर्स बनना शुरू हुए बेटा, तो वेपर्स यहाँ बनते बनते यहाँ भी जाएंगे, यहाँ जाने से यहाँ प्रेशर पड़ना शुरू होगा और उसकी वजह से मरकरी का लेवल यहाँ ट्यूब में बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब एक पॉइंट पे क्या होगा कि बहुत सारे वेपर्स बन रहे थे, अब धीरे धीरे कंटेनर की वॉल पे जाके टकरा रहे होंगे, टकराने से ही आता है प्रेशर, और एक पॉइंट पे शुरू हो जाएगा इन वेपर्स का बेटा क्या, कंडेंसेशन। मींस अब जो वेपराइजेशन हो रहा था अब उसका रिवर्स प्रोसेस भी शुरू हो गया है, यानी जितने वेपर्स अब बन रहे हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होना भी शुरू हो गए। एक कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। मींस जिस रेट से H2O लिक्विड वेपर में जा रहा था उसी रेट से H2O के जो वेपर्स थे वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो रहे थे बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि अब इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं, वैसे क्लास 11 में पढ़कर आए होंगे आप कि जब भी कोई फॉरवर्ड प्रोसेस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, बराबर हो जाए बैकवर्ड प्रोसेस के, जब फॉरवर्ड प्रोसेस बराबर हो जाता है बैकवर्ड प्रोसेस के, उस केस की कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब हमने सब तो पढ़ लिया, अब क्या हुआ। अब स्टूडेंट्स आप मानिए कि एट इक्विलिब्रियम vapor pressure of water comes out to be around 0.85 mm of Hg। एक यूनिट है, आप मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इतना आ गया, या फिर मैं से कह दूं कोई और यूनिट में आपने मेजर कर लिया, 0.85 बार आ गया, एटीएम आ गया, वो आपके अकॉर्डिंग है। जैसे भी प्रेशर आपने मीटर लगा रखा है, मीटर में रीडिंग किसकी आ रही है, मिलीमीटर की आती है जनरली, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है वो हेनरीज लॉ में डिस्कस हो चुका है। तो फिलहाल यहां के लिए वेपर प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर exerted by vapors at equilibrium, और जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम, यहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा आपका, कांस्टेंट। क्योंकि आप खुद भी देखते हैं इस बात को कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट भी ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात करते हैं, आपके घर में बेटा कपड़े धुलते हैं, आप वहां ऑब्जर्व करते हैं कि सर्दी में, विंटर्स में कपड़े देर से सूख रहे हैं और समर्स में कपड़े जल्दी सूख जा रहे हैं। कारण विंटर्स में टेम्परेचर कम है तो लिक्विड से वेपर कम बन रहा है, गीले कपड़ों से पानी उड़ कम रहा है, और टेम्परेचर ज्यादा है समर्स में, जैसे कि आजकल चल रहा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वेपर्स ज्यादा बन जाएंगे। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिसपे वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर एक और बात पे डिपेंड करता है, वो होता है बेटा सरफेस एरिया। अगर आप एरिया थोड़ा बढ़ा देंगे तो वेपर जल्दी जल्दी बनेंगे, लेकिन
वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर्स कंडेंस भी ज्यादा होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेन इसका डिपेंडेंस है वो सिर्फ किस पे है बेटा, टेम्परेचर पे है। दूसरा मैं ऐड कर दूं यहां पर नेचर। नेचर से आप समझ जाएंगे अभी क्या है। नेचर से मेरा मतलब है बेटा, आपके घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में वाटर भी है, आपके घर में ऑयल भी है, आपके घर में फैट भी है, घी भी है। तो क्या तीनों ही एक ही रेट से वेपर्स बना लेंगे? आंसर है नो। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बेटा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। अब वो अट्रैक्शन जहां ज्यादा है वहां तो वेपर्स बनेंगे नहीं जल्दी से, और जहां वो अट्रैक्शन कम है वहां वेपर्स जल्दी बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो वेपर्स है वो बनेंगे कैसे बेटा? वो तो बन ही नहीं पाएंगे। अट्रैक्शन ज्यादा मींस पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, और जब तक खींचते रहेंगे ज्यादा तो वो दूर नहीं जा पाएंगे। वेपर्स के लिए आपको लिक्विड से वेपर बन के जाना होगा, बाहर निकलना होगा, अट्रैक्शन का कम होना जरूरी है। तो जिन भी लिक्विड्स में अट्रैक्शन कम है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा, और जिनमें अट्रैक्शन कम है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। नेचर से वो बात क्लियर हुई। मेन जो आपके लिए चलेगा, आपको वो हमेशा ध्यान रखना है टेम्परेचर। किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सटेंस हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर डिफरेंट साइज के कंटेनर्स ले लिए जाए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपसे कोई कहने लगे कि मैंने कंटेनर ऐसा लिया है, कोई आपसे कहे मैंने ऐसा लिया है, और दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भर दिया आपने, तो बच्चों को डाउट क्रिएट होता है क्या कि भाई यहाँ वेपर ज्यादा बनेंगे और यहाँ वेपर्स कम। तो बेटा क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं आप, तो अगर इक्विलिब्रियम की बात होती है तो फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड के होता है। तो यहाँ अगर वेपर्स ज्यादा बनेंगे स्टूडेंट्स तो कंडेंसेशन भी ज्यादा ही होगा। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात चल रही है तो भी वेपर प्रेशर वही आएगा अगर लिक्विड का कॉम्पोजिशन आपने चेंज नहीं किया। वेपर प्रेशर विल रिमेन फिक्स, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक एक ही प्रकार का लिक्विड है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। से वाटर है मेरे पास, यहाँ फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, यहाँ पे भी 5 लीटर, यहाँ पर भी 5 लीटर, एरिया इसमें कम, एरिया इसमें ज्यादा, लेकिन एरिया ज्यादा होने से वेपर ज्यादा बनेंगे, आई एग्री, लेकिन कंडेंसेशन भी उसी रेट से होगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे, उस समय प्रेशर यहाँ पर भी सेम ही आएगा। कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ये एक एज्यूम्ड वैल्यू है, कोई करेक्ट वैल्यू नहीं। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू पर ही आएगा, यानी कि टेम्परेचर अगर दोनों का 25 डिग्री सेल्सियस है और दोनों में ही H2O फील्ड है तो दोनों का ही प्रेशर कितना आएगा बेटा? कांस्टेंट। तो बेसिकली अगर आप एक प्रकार के लिक्विड की बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड है बेटा? वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। अब स्टूडेंट्स हम रॉल्स लॉ पढ़ते हैं। रॉल्स लॉ के लिए ही सर आपको बताया गया था, आप इसको नोट कीजिए, मैं भी रॉल्स लॉ को समझाता हूं। सो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट रॉल्स लॉ। रॉल्स ने कहा अगर आपके पास दो सब्सटेंस को मिलाकर बना हुआ एक लिक्विड सॉल्यूशन है तो ऐसे केस में जो भी प्रेशर लगेगा, जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वो आपकी अमाउंट के हिसाब से होगा, और अमाउंट हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। समझिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, आपके पास कैसा कंटेनर है बेटा? क्लोज कंटेनर, और आपके पास उसमें दो प्रकार के लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। दोनों के दोनों लिक्विड्स ही बेटा वॉलेटाइल हैं। तो ऐसे केस में ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लिक्विड ब्लू की वजह से भी आएगा और प्रेशर लिक्विड ब्लैक की वजह से भी आएगा। तो रॉल्स ने कहा द पार्शियल प्रेशर, आपका अपना हिस्सा, पार्शियल मींस योर कंट्रीब्यूशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट of a solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। आपकी अमाउंट ज्यादा है तो आपका प्रेशर ज्यादा, आपकी अमाउंट कम तो आपका प्रेशर भी कम। समझे बच्चे कि नहीं? दोबारा से, रॉल्स ने कहा कि अगर आपने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है, या तो सॉलिड डाल के बनाया हो या लिक्विड लिक्विड बना के बनाया हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से आएगा, और जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप ही के मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। अगर आपने लिक्विड लिया था एक 5 ग्राम और दूसरा लिया था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम वाले के हिसाब से प्रेशर 100 ग्राम वाले का आएगा और 5 वाले के हिसाब से
5 वाले का आएगा। तो अभी हमारे बेटा इसमें 2 केस बनते हैं। एक केस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो है सॉलिड इन लिक्विड, और जो दूसरा केस आप पढ़ेंगे बेटा वो है लिक्विड इन लिक्विड। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी ही बात है, ज्यादा है भी नहीं इसमें। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सॉलिड है इसमें बेटा वो पहले ही कह दिया आपसे कि नॉन वॉलेटाइल है। अब नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, पीछे बात हो चुकी है, जिसके वेपर्स नहीं बनते। तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो भी सॉल्वेंट का होगा, और जो मोल फ्रैक्शन होगा बेटा वो भी किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो बेटा कांस्टेंट आ जाता है, और आपका इस प्रकार से सॉल्यूशन बनेगा। अब P1 नॉट क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो बिल्कुल प्योर है, से आपने अभी सॉल्यूशन बनाया ही नहीं है। कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट, जब आपने सॉल्यूशन बनाया ही नहीं। और P1 क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉलिड की बात तो तभी की जाएगी जब सॉल्यूशन बन चुका हो बेटा। तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो प्रेशर है वो P1, और सॉल्यूशन बनने से पहले जो प्रेशर है बेटा वो P1 नॉट। और ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन भी किसका रहेगा बेटा, आपका सॉल्वेंट का, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटाइल सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा, सॉल्वेंट, और कोई नहीं है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं बेटा, यहां दोनों ही साइड प्रेशर को इंडिकेट कर रही है बेटा, और नीचे है मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। यहां मोल फ्रैक्शन 0 मान के चलेंगे, यहां 1 मान के चलेंगे। तो हमने देखा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मोल फ्रैक्शन के। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब इस पॉइंट पे जहां ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर सारा का सारा कौन है बेटा, सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो आपका P1 नॉट है, प्योर सॉल्वेंट, या फिर आप कह सकते हैं कंपोनेंट। बहुत सिंपल सी बात कही बेटा रॉल्ड्स ने कहा अगर आपके पास कोई सब्सटेंस ज्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो उसके वेपर्स भी ज्यादा ही बनेंगे। कंडीशन है कि वो वॉलेटाइल होना चाहिए। अगर वॉलेटाइल नहीं है तो ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं बेटा सेकंड केस की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस टॉपिक पे से आपके न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ एक आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन करके भी टॉपिक आएगा, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो फिलहाल अगर आपने पहले वाले पे ध्यान दिया है तो उसी के बेस पे आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का भी समझ में आएगा। यहां पर कंडीशन है बोथ वॉलेटाइल। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो बेटा बात वही बनेगी, P1 प्रोपोर्शनल x1, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x1। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं सॉल्यूट के लिए तो P2 प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन P1 नॉट की जगह P2 नॉट आ जाएगा बेटा। अब हमें डेल्टन्स का लॉ सिखाया गया था चैप्टर 5 में 11th क्लास में, जो कहता है कि अगर आपके पास मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा प्रकार की गैसेस हैं या उनके वेपर्स हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उन सभी के प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि अगर आपके पास टोटल प्रेशर निकालने को कहा जाए तो भैया वो बराबर होगा P1 प्लस P2 के, और इसी प्रकार से और भी कोई कंपोनेंट है तो उसको जोड़ दीजिए। तो यहां से P टोटल को मैं PT लिखूंगा, P1 बराबर है P1 नॉट उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के, x1 मान लीजिए, वैसे काई बोलते हैं इसको, P2 नॉट x2 के बराबर हो जाएगा।
अब आप सब जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर होता है 1 के, तो बेटा x2 बराबर किसके हो जाएगा या x1 बराबर किसके हो जाएगा 1 माइनस x2। तो ये हो गया pt इज इक्वल्स टू p1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस p2 नॉट x2। इस प्रकार से आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन में बेटा व्हाट इज p1 नॉट, व्हाट इज p2 नॉट, व्हाट इज p1 एंड व्हाट इज p2, x1 x2। तो हमें पीछे ही पढ़ा था, अभी क्या है वेपर प्रेशर। 1 मीन्स सॉल्वेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 1 हम सॉल्वेंट के लिए लगाते हैं, 2 हम सॉल्यूट के लिए लगाते हैं बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट हो गया बेटा। P1 क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ P1, तो फिर दोबारा से किसके लिए बेटा ये सॉल्वेंट के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ये कब, जब सॉल्यूशन बन चुका हो, उससे पहले नहीं। ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका बेटा सॉल्वेंट का, और ये क्या हुआ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। आप इसको बहुत ध्यान से नोट कीजिए बेटा, फिर हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स पीछे का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं नीचे वो लिखा नहीं था, दोबारा से लिख देता हूँ बेटा कि जो P टोटल है वो हमारा फाइनल निकल कर आया था P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट 1 P2 नॉट x2, ये हमारा बना था बेटा फाइनल एक्सप्रेशन। अब हमें अगर आप किताब पढ़ते हैं बेटा चैट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो हमारा जो एक क्वेश्चन निकल कर आई है फाइनल रॉल्ड्स लॉ की, उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि टोटल प्रेशर किसी एक ही सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन से आप निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन चेंज होगा आपका पी टोटल भी चेंज हो जाएगा, यानी अमाउंट से ही सारा गेम यहाँ पर आपका चलने वाला है इस हिसाब से। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस वाले मिक्सचर की, इस वाले सोल्यूशन के ग्राफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x1 को 0 मान लेते हैं, यहां x2 को 1। इस तरफ जाने पर आपका x1 बढ़ता चला जाएगा और एंड में x1 बंद हो जाएगा। वापस आते वक्त x2 बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक जगह सारा कंपोनेंट 2 का है और एक जगह सारा कंपोनेंट 1 का है। यहां आपका वेपर प्रेशर और यहां पर भी आपका क्या है बेटा वेपर प्रेशर। अब 1 यहां जाते जाते बढ़ गया, लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है तो बढ़ाते रहिए बेटा, एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा और ये वाला पॉइंट आपका बनेगा क्या P1 नॉट। यहां सारा का सारा प्रेशर सिर्फ कंपोनेंट 1 का है। रिवर्स में चलते हैं तो 2 की बात आएगी तो ये बनेगा क्या बेटा P2 नॉट। ये वाला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा P2 नॉट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किसका रहेगा बेटा सॉल्वेंट या कंपोनेंट 2 का। P1 इज सॉल्वेंट, P2 इज सॉल्यूट। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप जोड़ देंगे तो ये बनेगा P टोटल, P1 प्लस P2। ग्राफ भी कई बार पेपर बनवाने के लिए आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा कि अगर आपके पास क्लोज कंटेनर में 2 लिक्विड है, ब्लैक वाला हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, ब्लू वाला सॉल्यूट, तो बेटा ये दोनों वेपर्स बनाएंगे। जिसकी अमाउंट कम उसके वेपर कम, जिसकी अमाउंट ज्यादा सपोज कीजिए उसके वेपर्स भी ज्यादा ही बने हैं। तो यहां जो उसकी अमाउंट है वो आप किससे बता रहे हैं बेटा मोल फ्रैक्शन से इन सॉल्यूशन। ये जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है बेटा ये किसमें आ रहा है सॉल्यूशन में। अब वैज्ञानिकों ने पूछा या बच्चों ने पूछा भैया जो वेपर फेज में आ रहे हैं पार्टिकल्स क्या उनका अमाउंट नहीं बताओगे। अगर 100 वेपर्स बने हैं तो किस किस की अमाउंट कैसे निकाली जाए, तो उसको निकालने के लिए हमें यूज करना है बेटा क्या डेल्टन्स लॉ। ये वही डेल्टन्स लॉ है जो अभी स्टार्टिंग में हमने इस्तेमाल किया था और ये कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैसियस मिक्सचर का जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर होता है
प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। यहां से P2 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, Y2 इंटू P टोटल के। Y1 Y2 क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन किसमें, वेपर फेज में। डेल्टन ने कहा था कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं तो आप उन नॉन रिएक्टिव गैसेस को एक डब्बे में बंद कर दीजिए, तो जो भी टोटल प्रेशर आएगा वो सारी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा, और उसको डिराइव करके हमें फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलता है। ये कैसे आएगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, जो आपके डेल्टन्स लॉ के हैं, सॉरी जो रॉल्स लॉ के हैं और जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाले हैं। उसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक फॉर्मूला तो बेटा मेंशन है ही बोर्ड पर, साथ में जो अदर फॉर्मूलाज हैं वो है P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2, P टोटल बराबर किसके हुआ बेटा, P1 प्लस P2। वैल्यू पुट करने पर P1 नॉट x1, P2 नॉट x2, और ये सारे के सारे फॉर्मूले जब आप रॉल्स लॉ का एग्जांपल करेंगे, पहला ही एग्जांपल तुरंत गिवन है एनसीईआरटी में, इन सब का इस्तेमाल होगा। तो ये एक्सप्रेशंस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात मैं करता हूं आपसे डेल्टन्स लॉ की। डेल्टन्स ने कहा कि भैया अगर तुम्हारे पास, वैसे डेल्टन का एक और लॉ भी है, डेल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो उसकी बात नहीं हो रही, बात करें डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो डेल्टन ने कहा बेटा कि अगर तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर, क्लास 11 चैप्टर 5 का टॉपिक है, डेल्टन ने कहा कि भैया अगर तुम्हारे पास से दो गैसेस हैं और उनका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर A एंड पार्शियल प्रेशर B, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन्हीं इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। दो से ज्यादा है तो और ले लीजिए। याद रहे ये एक्सप्रेशन तभी लगेगा जब गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं। तो गैसेस कैसी लेके चलनी है बेटा आपको, नॉन रिएक्टिव गैसेस, वो आपस में इंटरेक्ट ना करें, रिएक्ट ना करें। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी बराबर होता है बेटा एनआरटी के। तो यहां से प्रेशर ऑफ ए बराबर आ गया NA/RT अपॉन V, क्योंकि वॉल्यूम है कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। पीवी हो जाएगा NB/RT अपॉन V। इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट करूं तो यहां से आएगा बेटा PT इज इक्वल्स टू NA/RT ओवर V प्लस NB/RT ओवर V। आप इसमें से चाहें तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन आपको मिलेगा Na प्लस NB तो रह गया अंदर, RT ओवर V क्या हो गया बेटा, बाहर आ गया। सही है बेटा, इसको मैं एक्सप्रेशन 2 मान लेता हूं। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड प्रेशर ऑफ A बाय प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, सॉरी, तो PA तो ऊपर आ गया और PT आ गया नीचे। तो ऊपर NA/RT ओवर V, नीचे NA प्लस NB/RT ओवर V। RT ओवर V से RT ओवर V कैंसिल, क्या बचा बेटा, NA ऊपर, NA प्लस NB नीचे, किसी एक के मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, तो बनता है बेटा क्या, YA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इस चैप्टर में हम x जो मान के चल रहे हैं वो सॉल्यूशन में मान के चल रहे हैं, तो y क्या होगा, चेंज कर दिया, वेपर फेज में होगा। तो वेपर फेज के लिए जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो YA रहेगा। तो PA निकल कर आया बेटा YA इंटू P टोटल, जो हमने पीछे यूज किया था, आप देख भी सकते हैं। सिमिलरली PB भी हो जाएगा YB इंटू P टोटल। रॉल्स लॉ को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी डेल्टन्स लॉ की भी होनी चाहिए। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये नहीं आना। रॉल्स लॉ ऑफ लिक्विड को डिराइव करते वक्त हमने पहले इसका इस्तेमाल करा
और एंड में इसका इस्तेमाल करा। तो अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी से खुद भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा, जो भी टॉपिक कराया जाता है आप उसमें एक बार एनसीईआरटी देखिए। इन केस कोई डाउट आता है, इन केस कोई सजेशन हो, कोई इंप्रूवमेंट हो, बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई हो, तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं और आगे रेक्टिफाई कर लेंगे बेटा। प्लीज़ इसको पढ़िए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक रेगुलर क्लासेस का प्लेटफॉर्म लाने वाला हूँ जिसमें पेड कोर्सेज होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रेगुलरली लगातार क्लासेस चलाई जाएंगी बेटा। आपकी कोई भी ब्रेक नहीं होगा और जितना भी समय आपका ऑल वेस्ट हो चुका है उसको भी कवर अप कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा जब तक लॉकडाउन ना खुले। आप प्लीज़ इसको पढ़िए, फ्रेंड से शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी सजेशन हो, आप दिल खोल कर तो बता सकते हैं व्हाट्सएप पर भी और मेल पर भी। थैंक यू। देखिए इसको, पढ़िए। जय हिंद।